हेलो बच्चों, आ जाओ। सीए की अकाउंट्स, सीए फाउंडेशन, सब्जेक्ट अकाउंट्स, चैप्टर 1.1.2.1, प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये दो बॉडली इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम दो पार्ट में ही पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें आपका रिकॉर्डिंग आ जाता है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर आर evidenced by some document such as sale book, passbook, salary, etc. are recorded in the books of account. उन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले एंटर करते हैं। रिकॉर्डिंग इज डन in a book called journal. This book may further be divided into several subsidiary books according to the nature and size of the business. Students will learn how to prepare journal and various subsidiary books in chapter 2. तो ये बुक्स वगैरह के बारे में सेकंड चैप्टर में आएगा। फिलहाल ये बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री आ करके आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी आपका कागज के ऊपर प्रूफ होता है किसी चीज का, वाउचर वगैरह कुछ भी, पेमेंट का है या किस आपने चाय वगैरह मंगाई, वो भी चाय वाले की सिग्नेचर करके उसकी पर्ची आती है और वो आपको संभाल कर रखनी पड़ती है। ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कि आपने एंट्री कर ली, वो पर्ची या स्लिप आपने फेंक दी, तो जो पेपर एविडेंस है उनको फेंक दिया रेफरेंस देके। जैसे आपने लिख दिया बीइंग एंट्री, बिल नंबर दिस एंड दिस, और बिल को बाद में आपने भाई एंट्री तो होगी, फेंक दो। नहीं, दी ज्यादा एविडेंसेस के बिना आपकी एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया। प्राइमरी बुक्स हो गए। रिकॉर्डिंग के लिए प्राइमरी बुक से जर्नल यूज होता है। जर्नल में जब रिकॉर्डिंग हो जाती है उसके बाद आपके लेजर में जाते हैं। क्लासिफाइंग, द क्लासिफिकेशन इज concerned with the systematic analysis of the recorded data with view to group transactional entities of one nature at one place so as to put information in compact and usable forms. ठीक है ना। एक तरह के अकाउंट एक जगह पे ही होंगे। आपकी मशीनरी है, आपके फैन है, आपके ऑफिस में एसी लगा है, आपके कंप्यूटर्स लगे हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ये सारे के सारे बिल्डिंग है, ये सारे के सारे आपके एसेट्स में ही जाएंगे। और जो आपके एक्सपेंसेस हैं, सैलरी वगैरह जो कुछ भी, सैलरी सैलरी अकाउंट में जाएगी, चाहे वो सैलरी आपके एमडी की हो या आपकी हो। और जो वेजेस हैं वो वेजेस आपके वेजेस चाहे है, ये सारे एक्सपेंसेस ही। तो इन सबको आपको एक प्रॉपर ग्रुप के अंदर डालना पड़ता है और वो ग्रुप फाइनली फिर आपके यहाँ तो पीएलएन अकाउंट में शो होगा या आपके बैलेंस शीट में शो होगा। अगर इसमें गड़बड़ करेंगे तो जो आपके अकाउंट आपके जैसे एक्सपेंसेस है, मान लीजिए पोस्टेज एक्सपेंसेस, वो आपके बैलेंस शीट में पहुंच जाएंगे कंप्लीटली डिजास्टर, और सीए वाला फिर आके रिपोर्ट करेगा। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को इसीलिए पहले, हालांकि ये सब आपको बने बनाए मिलते हैं, लेकिन क्योंकि सीए आ रहा है तो सीए में इन सब चीजों के डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी ऑफिस में एज ए क्लरिकल या एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं, कंप्यूटर में सब कुछ ऑलरेडी गोइंग कंसर्न है। ठीक है ना। पिछले 10 साल से 20 साल, 40 साल से 50 साल से 100 साल से कंसर्न काम कर रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको आएगी। तो अकाउंट्स भी पहले के बने ही होंगे। आपको न्यू कुछ न्यू अकाउंट्स होते हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, जैसे कि केस हो। लेकिन यहाँ पर है कि आप प्रॉपरली उनको एक्सपेंस के अकाउंट भेजिए। इनकम, और इनकम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स हैं। कुछ आपकी इनकम डायरेक्ट उसमें आती है आपके बिजनेस एक्टिविटीज से, कुछ होती है आपने एसेट अपनी स्क्रैप कर दी, एसेट्स को सेल कर दिया, वो आपकी इनकम नहीं है। ठीक है। तो उस साथ से भी उसको उसके ग्रुप में ही डालना पड़ेगा, मिक्सिंग नहीं करेंगे। एट वन प्लेस सो टू पुट इंफॉर्मेशन कॉम्पैक्ट एंड यूजेबल फॉर्म, कुछ समझ में आए कि एक तरह की चीजें एक जगह पर हैं। द बुक कंटेन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कार्ड लेजर, एक लेजर कहलाती है। हम बोलते हैं कि सप्लाई की लेजर लेकर आओ या इससे बंदे की लेजर निकालो, तो उसमें वो सारे ट्रांसेक्शन आ जाएंगे। दिस बुक कंटेंट्स ऑन डिफरेंट पेजेस, contents on different pages, individual account has such under which all financial transaction of similar nature are collected. लेजर में हर बंदे का अलग अलग अकाउंट होगा, आपका उस अकाउंट के अंदर आपके उसके ट्रांसेक्शन होंगे। ठीक। अलग अलग ही, अब इस तरीके की लेजर आपको शायद ही कहीं विजिबल हो। ठीक है। लेकिन स्टिल
एक मोटी लेजर होगी किसी एक पार्टिकुलर नेचर की, और उसके अंदर उसके अलग अलग अकाउंट्स होंगे। जैसे कंपनी के 10 सप्लायर हैं, 10 सप्लायर एक लेजर में जाएंगे, वहां पर उनका होगा, आपके एक्सपेंसेस से, आपकी इनकम से, आपकी सेल्स हैं, वो सब आपके अलग अलग लेजर्स में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, there may be separate accounts head for salary, rent, printing and stationery, advertising, extra. All expenses under these heads, after being recorded in the journal, will be classified under different heads in the ledger. This will help in finding out the total expenditure incurred under such of above heads. Students will learn how to prepare ledgers in chapter 2. ये भी आपको चैप्टर 2 में बताएंगे कि लेजर को कैसे क्रिएट करना है। वैसे आजकल तो सीधा आपका टैली में सारा काम फटक 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 हो जाता है, बट वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको पहले उंगलियों पर बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना, कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, व्हाट इज कमिंग इनसाइड, व्हाट इज गोइंग आउटसाइड, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। समराइजिंग, इट इज concerned with the preparation and presentation of the classified data in a manner useful to the internal as well as external users of the financial statements. तो इस सारे के सारे डाटा को समराइज करने का नाम है। इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। जो भी आपका लेजर में आ गया, अब उस सारे के सारे लेजर तो आप उठा के सामने नहीं रख दोगे। मान लीजिए मैं कंपनी का लेंडर हूँ, मैंने कंपनी को 10 लाख रुपए का लोन दे रखा है, ठीक है, 1 लाख का लोन दे रखा है, पर कुछ भी अमाउंट हो लोन दे रखा है मैंने कंपनी का। अब मैं कंपनी को बोलता हूँ कि भाई मेरे को जानकारी चाहिए, तो कंपनी मेरे साथ लेजर रख देगी? नहीं, उस लेजर के आउट ऑफ द लेजर अकाउंट्स another statement will be created. Classify data in a manner useful to the internal, जो कि ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत से यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं एज वेल एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, पहला वीडियो आप एक बार देख लेना। और फाइन यार रिपीट बार बार एक ही चीज करने का मतलब नहीं, हालांकि बहुत कुछ रिपीट मैं कर भी रहा हूँ बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द प्रोसेस लीड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स, यही आपके हो गया, आपकी बैलेंस शीट, आपका पी एन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है। एनालाइजिंग, द टर्म एनालाइजेस मींस मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, कौन सा हेड पहले आएगा, कौन सा हेड बाद में आएगा। आप ऐसे कहीं पर भी उठाकर कुछ नहीं डाल देंगे। कंपनी जी का अगर आप एक्ट देखेंगे, कंपनी एक्ट के अंदर पूरा एक परफॉर्मा दे रखा है कि आपने कैसे कैसे क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। आप अपने नाम से उठाकर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं दे देंगे, या अपने हिसाब से आप कुछ भी टेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह इस प्रकार से नहीं कर देंगे। जो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी और जिस फॉर्म में आपको वही फॉर्म अडॉप्ट करनी पड़ेगी। The figures given in the financial statement will not help anyone unless they are in the simplified form. एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन, और बाकी नीचे आप नोट्स लगा दें वो अलग बात है, लेकिन वहां पर हेड आपके बराबर होने चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए। नहीं तो कोई तुक नहीं बनता, इससे अच्छा लेजर उठा के दे दो, तो कंफ्यूजिंग बात हो जाएगी। आप लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स के अंदर फिर उसके पार्ट बनेंगे, आपके करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, आपकी ये वाली एसेट्स, आपके बैंक बैलेंसेस, आपके कैश इन हैंड वगैरह, सब अलग अलग। कहने को तो सब एसेट्स ही हैं। एसेट तो आपकी कंपनी की लैंड भी एसेट्स थी, आपकी कंपनी का बिल्डिंग भी एसेट्स थी, आपका एसी भी एसेट्स है। तो अब सबको सम अप करके, कैश को, लैंड को, बिल्डिंग को, आपके फैन को, आपके एसी को, आपके जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपके पास फ्लीट पड़ा है, उस सबको ऐड करके आप एसेट्स में थोड़ी दिखा दोगे। आपको एसेट्स के अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट हेड देने पड़ेंगे कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, इतनी वैल्यू है इसकी। और अगर कहीं पर कुछ एक्सप्लेनरी आपको चाहिए भी तो नीचे आप नोट लिख देंगे उसकी, बैलेंस शीट की, आपके पीएल अकाउंट के। For example, all items relating to fixed assets are put in one place, while all items relating to current assets are put in another place. It is concerned with the establishment of relation between the points of profit and loss account and balance sheet. That is provides the basis of interpretation. Students will learn in this aspect about chapter. Students will learn this aspect of फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटर इन स्टेजेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। मतलब बिल्कुल आपको फाउंडेशन से ऊपर उठ के बताया जाएगा इंटर वगैरह में, लेकिन अभी भी आई थिंक आएगा जरूर आगे।
इसी सेमेस्टर में, इसी फाउंडेशन में ये चीजें भी आएंगी, जरूर आनी चाहिए, क्योंकि तो बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में बता देते हैं। ठीक है, यहाँ भी आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, एनालाइजिंग, कि एक प्रॉपर वे में सब कुछ बना हो, ऐसा नहीं कहीं पर कुछ भी ठोक दिया। जैसे कि एक फिल्म आप देखते हैं, फिल्म एक प्रॉपरली एनालाइज करके बनाई गई है। कई फिल्म में पता नहीं वो सीन से इसे सीन कैसे आ गया, वहां पर हीरो पिट रहा था, यहाँ पे हीरो घर में बैठा हुआ, कुछ समझ नहीं आया, कंफ्यूज होगा, पिक्चर पिट जाती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो उससे पहले एनालिसिस होना चाहिए, ये नहीं कि फिर यूजर को अपना और रिसर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, यूजर भी अपनी और रिसर्च करेंगे, लेकिन उनका रीजन अलग है। यहाँ पर बैलेंस शीट देखकर पूरी पिक्चर क्लियर कट होनी चाहिए, पीएल एंड अकाउंट देखकर प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, प्रॉपरली एनालिटिकल वे में होना चाहिए। इंटरप्रेटिंग, दिस इज फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और ये आपकी अकाउंटिंग का फाइनल स्टेप है। इट कंसर्न विद द एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, ये आपके नोट्स लगाकर हो जाएगा। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ये किसी चीज की आपको एक्सप्लेन वगैरह कुछ करना है, वो आप नोट 1, नोट 2, नोट 3 लगाकर नीचे अलग से शीट्स लगाकर उसके अंदर अपना आप एक्सप्लेनेशन या कोई भी रिलेटेड अकाउंट, मतलब रिलेटेड डाटा आप वहां पर डालेंगे। ऊपर ये नहीं कि पूरा पूरा पैराग्राफ लिख देंगे उसके अंदर। आप एक बार इसको ना पी लाइन अकाउंट एज पर कंपनी एक्ट गूगल में सर्च करके उसका परफॉर्मा एक बार देखिए, हाईली कॉम्पैक्ट और हाईली इंटरप्रेटेबल, ऑलरेडी दे हैव डिजाइन। ठीक है ना, और एक आपका इनकम टैक्स के हिसाब से, एक बार उसको दोनों को एक बार देख लें, बस समझने की कोशिश मत करें तो दिमाग हिल जाएगा। The recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that will enable the end user to make a meaningful judgment. Again वही चीज आपकी आ रही है, end user to make a meaningful judgment about the financial condition and profitability of the operations. प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चल जाएगी पी अकाउंट से, फाइनेंशियल कंडीशन जो भी कंपनी की वो है वो आपको बैलेंस शीट में पता चल जाएगी। इसलिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। एक कंपनी हो सकता है कि प्रॉफिट तो बना रही है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अंदर से बड़ी खस्ता हाल है, ये भी हो सकता है। या कोई कंपनी किसी वजह से प्रॉफिट नहीं बना पा रही, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं बना रही, लॉस में जा रही है, लेकिन कंपनी के फंडा जो कंपनी का जो फाइनेंशियल आपके एसेट्स, दूसरी चीजें दे आर हाईली ड्यूरेबल और हाईली रिलायबल। तो ये दोनों चीजें जब आप देखेंगे आपको समझ में ट्रस्ट आ जाएगा किसी रीजन से। जैसे अभी अमेरिका में डाउनफॉल चल रहा है, अमेरिका में सब कुछ नीचे गिर रहा है, तो इंडिया की जो कंपनी बाहर, जैसे आपकी टीसीएस हो गई, आपकी विप्रो हो गई, या आपकी जो भी इस प्रकार से जो आईटी के सेक्टर में है, आईटी नेचुरली ज्यादातर वहीं से काम आता है, वहां पर जहाँ काम जाता है वहां से, क्योंकि सेक्टर पूरा गिर रहा है, तो यहाँ पर भी आपको टीसीएस और उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, दे मे बी मेकिंग प्रॉफिट, दे मे मेक प्रॉफिट, बट स्टिल नॉट एज प्रीवियसली दे मेड द प्रॉफिट। ठीक है, उस केस में हम बैलेंस शीट देखकर ये चीज डिसाइड कर लेंगे कंपनी के जो है फाउंडेशन बहुत बढ़िया है, कंपनी डूब नहीं सकती, कंपनी कहीं जाएगी नहीं, चाहे एक या दो क्वार्टर के लिए या चाहे एक या दो ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी ने थोड़ा कम प्रॉफिट बना लिया। तो दोनों जरूरी हैं, और इसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि कैश का फ्लो क्या है, कंपनी का कैश ही नहीं है, तो अपनी ऑब्लिगेशंस कैसे मीट करेगी। एनीवे दिस विल बी ए हायर बिट। तो ये चीजें will enable the end user to make a meaningful judgment about the financial condition and profitability of the business operation. The financial statement should explain not only what had happened, but also why it happened and what is likely to happen under specific conditions. ये बिजनेस रिपोर्ट में आपको सब मिल जाता है, पूरी पूरी रिपोर्ट होती है 100 पन्ने की। और नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर कोई पार्टिकुलर कोई रीजन है किस चीज के लिए, तो उसके नीचे नोट 1 2 3 4 5 लगाकर शीट अटैच करके कर देती हैं। कम्युनिकेटिंग, it is concerned with the transmission of summarized, analyze and interpret information to the end user to enable them to make rational decisions. अब आपने सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन उसको कम्युनिकेट तो करना जरूरी है। मैंने बहुत अच्छा आंसर सोच रखा है, लेकिन जब तक मैं उसको पेपर पे लिख के टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगा, हाउ आई विल गेट द मार्क्स। कम्युनिकेशन इज द, इन सब चीजों का कम्युनिकेशन करना, इसलिए सब चीजें हो रही हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं करना तो ये सब चीजें भी क्या फायदा करने की, फिर तो आप एक इंटरनल अकाउंटेंट उठा लो बस। To the end user to enable them to make rational decisions. This is done through preparation and distribution of
अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मैंने आपको पहले बताया, कंपनी के रिपोर्ट्स होते हैं 100 पन्नों के, जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी वेबसाइट पर या जैसे भी एक मतलब उनका जो वे हो, which includes beside the user profit and loss account and the balance sheet additional information in the form of accounting ratios, graphs, diagrams, fund flow statement। ऐसा ये सारा मैंने आपको भी बता दी है, लेकिन ये अभी आएंगे नहीं, इनके बारे में भी चर्चा करना, कंफ्यूज करना है। बट these things exist, we have to finally understand these things and study these things deeply। ये भी नहीं ऊपर ऊपर से, डीपली बाय हार्ट, नहीं तो सीए क्लियर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सीए क्लियर करना। अदरवाइज आई सेड अदरवाइज, वैसे बहुत इजी है, वैसे बहुत इजी है अगर आप टाइम देने वाले बनते हो। अगर आप इसमें एक मैं शब्द यूज करो, ईमानदारी, ये मेरा या आपकी बात नहीं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो सीए पास करना भी इतना टफ मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि somehow I will make it pass, then it is really a giant, it is really very impossible by hooks or by crooks। The first two procedural stages and the process of generating financial information along with the preparation of trial balance are covered under bookkeeping, while the preparation of financial statements, final statements, and its analysis, interpretation, and also its communication to the various users are considered accounting stages। ठीक है, पहला काम तो आपका क्लर्क भी कर लेगा, कंप्यूटर लेके बिठा दो, टैली की डाल दो, वो एंट्री करता रहेगा, लेकिन ही कैन नॉट एनालिसिस। एनालिसिस के लिए ये मेन काम है, एंट्री करना को, क्योंकि अगर एंट्री गलत भी होगी ना तो आपको ट्रायल बैलेंस वहीं पर रोक देगा। ट्रायल बैलेंस आपको आगे बढ़ने, ट्रायल बैलेंस से टैली नहीं हो रहा तो आप कुछ भी करो, उसको पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करो इंटरनली। आपकी बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट तो उसके बाद आएंगे, पहले आपका ट्रायल बैलेंस से पास नहीं होना, तो इसकी गलती को यहाँ पर रोक दिया जाएगा। ये ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेन काम इसके बाद स्टार्ट होता है। और जब ये सारा हो जाता है फिर सीए का काम स्टार्ट आता है, वो भी सब कुछ चीजें एनालाइज करके अपनी स्टाम्प तभी लगाएगा जब उसको कुछ समझ में आ रहा है। वो भी अपना व्हाट्सएप करता है कि मैंने पूरी रिपोर्टिंग कर दी है, सिग्नेचर होते हैं और कंपनी की, सॉरी सीए फर्म की स्टाम्प आती है, उसके बाद वो हमारे हाथ में आती है रिपोर्ट। बिना सीए सिग्नेचर्स के यहाँ वो रिपोर्टो उस पर लिखा रहता है कि अभी ये अनऑडिटेड रिपोर्ट है, तो आप उस हिसाब से अपना फिर देख सकते हो भाई अभी तो उस रिपोर्ट का ऑडिट नहीं आया, तो आपने उस बेस पे डिसीजन लेना है या नहीं लेना। सीए ने अभी इसको ओके नहीं किया, क्योंकि सीए इज फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया रिगार्डिंग अकाउंट्स, रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग के तो और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। स्टूडेंट्स विल लर्न द टर्म बुक कीपिंग एंड इट्स डिस्टिंक्शंस विद अकाउंटिंग in the coming topics in this unit। okay, using financial information, ये आपका कितना बड़ा है, 1.3 है, इसके बाद 1.3 ये भी कर लेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ये हम थोड़ा बाद में देख लेंगे, अगली क्लास में इसको देख लेंगे। फंक्शंस, चलिए ठीक है, अभी जो हाथ में उसको कवर अप करें। वो भी बेसिकली कुछ खास नहीं है, ये भी बार बार एक ही चीज को रिपीट कीजिए ताकि आपके दिमाग में एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो सके। यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये प्लेन इंग्लिश है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। There are certain users of accounts. Earlier, it was viewed that accounting is meant for the proprietor or owner of the business. ठीक है, but changing social relationship diluted the earlier thinking। लेकिन जैसे से हमारा विकास होता गया, अकाउंटिंग का, बिजनेस का विकास होता गया, मल्टीपल लोगों के पैसे लगने शुरू हो गए, देश विदेश से भी पैसे लगने शुरू हो गए। ठीक है, अभी आपने देखोगे इंडिया की मैं नाम नहीं ले रहा, वहां पर सऊदी अरेबिया से खूब सारा और फेसबुक और गूगल का भी इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये क्या अक्रॉस द बॉर्डर्स, अब उनको भी तो रिपोर्ट चाहिए प्रॉपर, जिन्होंने अपना पैसा अरबों में लगाया है, तो इसलिए हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी। पैसा ऑनर के लिए था, पहले ऑनर अपनी बही लिखता रहता था, लाला बैठा वो अपनी बही अपने हाथ से लिखते रहते थे वो, उनको वैसे सब उंगलियों पे सब याद रहता था। वो लड़की यहाँ कोई मुनीम बिठा लेते, मुनीम का इतना काम होता था अपने लाला जी को खुश रखे। बट चेंजिंग सोशल रिस्पॉन्स
रिलेशनशिप डिल्यूटेड, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी सोशल रिलेशनशिप बढ़ती, जैसे इंडिया में बाहर के मुल्कों में इंडिया का पैसा लग रहा है, अब इंडियन फर्म्स बाहर पैसा लगा रही हैं, तो वो सब चीजें जैसे जैसे बढ़ती चली गई उस प्रकार से फिर इस सोच को भी धीरे धीरे खत्म किए जाने लगा कि सब और प्रोप्राइटरी के लिए नहीं, अकाउंट्स दूसरे लोगों के लिए भी हैं। हो सकता है उसने ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, ना वो लैंडर हो, ना वो कोई सप्लायर हो, ना वो डेटर हो, ना वो क्रेडिटर हो, ना वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो, ना वो कंपनी को कोई फ्लोट करने वाला हो, वो कोई भी नहीं हो, वो सिर्फ एक रिसर्चर हो, वो रिसर्च करता हो अलग अलग कंपनीज के ऊपर। अब उसको भी डाटा रिपोर्ट तो चाहिए, तभी तो वो बता पाएगा कौन सी कंपनी किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है, इंडिया के अंदर जो भी ग्रोथ का सिस्टम है वो कैसे है कैसे नहीं है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो उसको भी चाहिए इंटरप्रेट करने के लिए। इट इज नाउ बिलीव दैट besides the owner or the management of the business enterprise, users of account include investors, employees, lenders, suppliers, customers, governments and अदर एजेंसियां को बार बार रिपीट करता आ रहा हूं, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। एंड द पब्लिक लार्ज, जैसे मैं हूं, मेरे को वैसे किसी रीजन से चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ चार जो कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार से निभा रही है, या यहाँ पर विमेन हैरेसमेंट को एसेस करने के लिए क्या सिस्टम है, वो भी तो रिपोर्ट में ही आएगा। ठीक है, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके लिए रिपोर्ट तो प्रिपेयर होगी, कंपनी रिपोर्ट के अंदर ही आएगा, ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जैसे भी आपकी 6 मंथली रिपोर्ट आती है, ये सब उसके अंदर भी नैरेट होगा, कंपनी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एग्जीक्यूट कर रही है अपनी, क्या कंपनी ने बजट एलोकेट किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आप सब आपके जो बिजनेस का आउटकम है, धुआं और वो पॉइजनस वाटर और दूसरी गैसेस, आप सब वही छोड़ोगे। ये मतलब बहुत वास्ट हो गया, इसमें बारे में कोई बात ही नहीं की जा सकती। हर बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कम से कम आज की डेट में। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग, अब यहाँ ना आर्ट शब्द को बहुत अच्छे से समझ लेना, इसलिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आप इसका सही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, मैं किसी गलत सेंस में नहीं कह रहा। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द आर्ट आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट। भाई आईसीआई बैठा है तो कुछ गलत नहीं हो सकता, सेवी बैठा है कुछ गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना, कुछ गलत नहीं होता, लेकिन स्टिल accounting provides the art of presenting, and art comes with experience। ठीक है, art comes with experience of presenting information systematically to the users of accounts। Accounting data is more useful if it stresses economic substance rather than the technical form। वो टेक्निकल जॉर्गन से हटकर अगर वो इकोनॉमिक सब्सटेंस की तरह पेश किया जाए तो ज्यादा बेटर है। ये टर्म्स आपको आगे क्लियर होंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल and meaningless। Information is useless and meaningless unless it is relevant and material to the end user's decisions। अब दुनिया भर की कहानी लिख दो, लेकिन वो बात मत बताओ, वो बात मत लिखो जिस चीज का यूजर को कोई मतलब होता है। यूजर जानना चाह रहा है नेट प्रॉफिट क्या था, और आप उसी को किस टेक्निकल फॉर्म में लिख दो। बहुत सी टेक्निकल jargon भी है जो कि यूज होते हैं जिनको आम इंसान नहीं समझता। इक्विटीज होता है, अब इक्विटीज लिख दो, इक्विटीज का किसको क्या पता इक्विटीज क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ये धीरे कन्वेंशन बनती जा रही है कि जियो का जितना साधारण, देखो कोई इसी फील्ड में तो इक्विटी मिनट में समझ जाएगा, लेकिन आम बंदे को कहीं ना कहीं से समझना पड़ेगा इक्विटीज क्या है। ए इक्वल टू ई, द इंफॉर्मेशन शुड आल्सो बी फ्री ऑफ एनी बाइसेस। अब ये भी आप लाइन समझ लो। ठीक है, द यूजर शुड अंडरस्टैंड एंड नॉट ओनली the user should understand not only the financial data depicted by the accounting figures, but should also able to access its reality and
compare it to the information with relative opportunities and the past experiences. इसलिए कंपनी अपने पास्ट के भी उसमें अकाउंट डालती रहती है कंपेयर करने के लिए 2023, 2022, 2021 इस प्रकार से, ताकि आप पास में उसमें कंपेयर कर सको। पिछली बार तो कंपनी ने 10 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, अभी 8 लाख करोड़ रुपए का क्यों कमाया है? पता है कोविड पीरियड चल रहा था, आपको पता है, सब मालूमात ठीक है। अभी हो जाता है जब सब कुछ डाउन है, इकोनॉमी ऑल ओवर द ग्लोब डाउन है, तो ये भी हो गया। नहीं, कोई ना कोई रीजन तो एटलीस्ट होना चाहिए। अर्थक्वेक आ गया किसी खास एरिया में, इसलिए डाउन है, या अचानक बूस्टअप कर गया। पिछली बार कंपनी 1000 रुपए कमाए थे, अब कंपनी ने 50 करोड़ रुपए कमा लिए एकदम से। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कहीं वो बूस्टिंग अप तो नहीं, पंपिंग डंपिंग का काम तो नहीं हो रहा? इस प्रकार से ये जो अभी आपकी रिपोर्ट्स हैं should also be able to access इसकी रिलायबिलिटी क्या है। सीए स्टाम्प लगाएगा अपने उसके ऊपर, आप सीए की स्टाम्प देखकर समझ जाओगे कि ये आईसीआई के मेंबर ने इसको बहुत सेफ किया है, वो उसकी गारंटी है। तो जो कुछ भी यहाँ पर है आप उस पर रिलायबली ट्रस्ट कर सकते हो। और नीचे नोट्स भी बकायदा दिए होंगे कि ड्यू टू कोविड पीरियड द प्रोडक्शन वर reduced by such and such marks. Yeah, in particular year we got an investment, or we got a project from America, Germany and Australia. Therefore our revenue shoot up. और उसके जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको अवेलेबल होंगे, जब भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। सीए जब भी मोहर लगाएगा अपनी, ठीक है। दिस शुड बी एबल टू एक्सेस इस डिलेबिलिटी। कहाँ से इसकी डिलेबिलिटी को हम कंफर्म करें और इसको कंपेयर को पुराना, मैंने आपको बता दिया पुरानी ईयर्स के भी अकाउंट्स में साइड बाय साइड दिए रहते हैं। द ऑनर और द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरप्राइज commonly now the internal users use the accounting information in an analytical manner to take the valuable decisions for the business. अब उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो कंपनी के इंटरनल यूजर्स हैं, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, आपका चेयरमैन हो गया, आपका डिसीजन मेकर हो गया, आपके पॉलिसी मेकर हो गए, आपके ये मैनेजर्स हो गए, दसियों तरह के इंटरनल यूजर्स होते हैं, ठीक है ना। यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एनालिटिकल फॉर्म, अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अलग अलग क्लास एनालिटिकल मैनर में यूज करते हैं ताकि वो कुछ अच्छे से निर्णय ले सकें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ रही है, ये सब चीजें बहुत से आगे कॉस्ट अकाउंटिंग में और आपके मैनेजरियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रेशियो वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं। तो उन सब के बेसिस पे वो भी फैसले लेते हैं, हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। सो द इंफॉर्मेशन सर्व्ड to them is presented in a manner different to information presented to the external users. तो इसलिए बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि उन्हें प्रेजेंट की, क्योंकि ये चीजें बहुत से इनसाइडिंग इंफॉर्मेशन होती है जो आपको अगर दे दी जाए, पब्लिक को दी जाए, वो डिवाइडर्स को मिल जाएंगी जो कि उस कंपनी के कंपटीशन में है। वो भी कंपनी को, जैसे अभी आपने देखा ये कंपनी की कहीं से इंफॉर्मेशन हासिल करके एक अमेरिकन कंपनी ने कंपनी को किस प्रकार से प्रो टाइम फिलहाल हिला के रख दिया। कंपनी की टोटल वैल्यू 80% तक डाउन हो गई, 70% डाउन हो गई। तो इस प्रकार बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है, जो कि किसी को प्रोवाइड नहीं की जा सकती, वो हर जगह होती है। इंडियन के जो आपकी गवर्नमेंट है वो किसके लिए, आपके वेलफेयर के लिए है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन कहाँ क्या करने जा रहे हैं वो अब आपको तो डिस्क्लोज नहीं हो, लेकिन हाँ कंपनी गवर्नमेंट कुछ करेगी, आपको ये चीज पता है, लेकिन कब क्या करेगी वो आपको नहीं पता, वो कॉन्फिडेंशियल है। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई के थ्रू अवेलेबल है। उसी प्रकार से बहुत सी चीजें जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, इंटरनल यूजर्स को अवेलेबल है, बट वो आपको अवेलेबल नहीं हो सकती, नहीं करते हो। ये चीज डिफरेंट है। Even the small details which can affect the internal working of business are given to management report, while financial statements presented to the external users contain key information regarding assets, liabilities, capital, which are summarized in a logical manner that help them to respective decision making. वही इंफॉर्मेशन होगी जो जिसको रिक्वायर्ड है, राइट इंफॉर्मेशन, राइट टाइम, टू द राइट पर्सन। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंट एज ए सोशल साइंस, ये बाद में करेंगे, इसको क्या देते हैं इसको, 6 7 30 मिनट होंगे।
कि कुछ नहीं है, सब थ्योरी है। पहले आपने चैप्टर का नाम ले लिया, थ्योरी है। In its oldest form, accounting added the steward to discharge their stewardship functions. The wealthy man employs stewards to manage their property. The stewards, in turn, render an account periodically of their stewardship. The steward's accounting was the root of financial accounting system. The presently followed system of double entry bookkeeping, एक आपकी डबल एंट्री, एक आपकी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग है, हैज बीन डेवलप्ड ओनली इन 15th century. However, history found records of debit and credit dating back to 12th century. Although the double entry system was followed, stewardship accounting served the purpose of business and wealthy persons at that time. In the most of the countries, stewardship accounting was the prevalent till the emergence of large-scale enterprises in the form of public limited companies. तो पहले वो अपनी जैसे इंडिया में मैंने आपको बताया तो लाला जी बैठे रहते थे, उनका अपना एक मुनीम होता था, उस मुनीम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाला जी के प्रति थी कि हमारे लाला जी बेस्ट वे में रहे, बेस्ट फील करे, खुश रहे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसी प्रकार से जो पहले वेल्थी पर्सन थे वो स्टीवर्ड्स नौकर वगैरह कुछ अपने रख लेते थे अपनी प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को मैनेज करने के लिए, उनका इतना ही था। और मेरे को प्रॉपर्ली एक अकाउंट देते रहो कि भैया क्या कब एक्सपेंस हुआ, कब कैसे हुआ, क्या पैसा है, क्या पैसा किया, उसका क्या यूज था या कहाँ जमा किया, वो बताने के रूप में था, इतना ही था। कोई ऐसे क्योंकि जब तक आपकी किसी दूसरे का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें दुनिया में किसी का भी कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, मैं अपने घर के अंदर कोई प्रोडक्शन करता हूँ, उसके बाहर बैठ के सेल कर देता हूँ, तो सेल से पैसे आते हैं, फिर मैं उसका कच्चा माल लेता हूँ, फिर मैं उसको प्रोडक्शन, ना किसी को मैं पैसा लगाने के लिए बोलता हूँ कि मेरे को थोड़ा बिजनेस के लिए लोन दे दो, कुछ दे दो, ना ऐसा कुछ, ना मैं किसी को उधार आके दे के जा रहा हूँ कि भाई ये मेरा कितना माल है, 5,000 रुपए का, आप ठीक है ले जाओ, कल मेरे को पैसे दे देना। इसके अंदर किसी का इंटरेस्ट नहीं है। कल को बिजनेस फेल हो जाता है या बिजनेस बूम कर जाता है, ना तो सोसाइटी या किसी दूसरे पर्सन को कोई फायदा होने वाला है, ना बिजनेस तक बंद हो जाता है, किसी को कोई नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। तो तब तक मतलब ही नहीं था कि किसी दूसरे के लिए कोई रिपोर्ट बनानी भी है, नहीं बनानी, क्या मतलब था उस वक्त की सोच के हिसाब से सोच के देखो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, लोगों को इंटरेस्ट लगते गए, लोग पार्ट एक से दो होते गए पार्टनरशिप के लिए, भाई 75 रुपए तू डाल दे, 25 रुपए में डाल देते हैं, 50 रुपए तू डाल दे, 50 में डालते, 100 रुपए का बिजनेस करते हैं। अब आपके इंटरेस्ट भी उसमें आ गए, एसोसिएट हो गए, और कल कोई और कंपनी बन गई तो ठीक है, 10 रुपए मैं डाल रहा हूँ, बाकी की 90 एक एक रुपया पब्लिक एट लार्ज से ले लेगा, एक एक रुपया सबने डाल दिया, टोटल 90 रुपए, मेरा कितना हुआ 10 रुपए, लेकिन पब्लिक का 90 रुपए पैसा लगा है, 10 1 और 9 का रेशियो है। उस केस में फिर रिक्वायरमेंट हुई कि भाई मैं सारे के सारे 90 रुपए उनके लेके भाग जाऊं, मान लो, ठीक है ना, इन दैट केस तो एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत हुई, जिस टाइम की आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बननी शुरू हुई कि भाई सबका इंटरेस्ट है, तो धीरे धीरे कुछ ऐसा एक प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए जिसके थ्रू सबके पैसे की तो रक्षा हो या ना हो, वो एक अलग चीज है, क्योंकि अभी आपने इंडिया में देखा कितने क्या हुए हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो बंदे की अपने उस पे है कि वो कितना अपनी कंट्री या अपने लोगों के प्रति लॉयल है या कितना लॉयल नहीं है। लेकिन स्टिल फ्रॉड को रोका नहीं जा सकता, कहीं पर कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन विद दिस इंटेंशन के जो जेन्युइन पर्सन अपना पैसा लगा रहे हैं कि उनके हितों की भी कहीं पर रक्षा हो जाए, इस सोच के साथ जो मॉडर्न आप डे टू डे अकाउंटिंग देखते हैं उसका एक बीज पड़ा, डेवलपमेंट हुआ। इन द सेकंड फेज द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग emerged with the concept of joint stock company, ये वही चीज आ गया आपके, ठीक है ना, एंड divorce of ownership from its management। ऑनर जो थे वो अलग हो गए और मैनेजमेंट करने वाले अलग हो गए, ठीक है ना। ऑनर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्टर्स कंपनी का बोर्ड है, बोर्ड अलग होता है, ये सारे डिसीजन बोर्ड करता है। शेयर होल्डर्स या जो ऑनर या किसी कंपनी को फ्लोट करते हैं वो धीरे धीरे अलग होने लगे, क्योंकि हो सकता है पैसा हो लेकिन इतनी एक्सपर्टाइज ना हो, कंपनी को कैसे रन करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो करने हैं, इन सब चीजों के लिए बिजनेस की स्किल ही ना हो। पैसा होना एक अलग चीज है, बिजनेस की स्किल होना एक अलग चीज है, और बिजनेस की स्किल होना एक अलग चीज है, पैसा होना अलग चीज है। बहुत से इंडिया में देखते हैं बिजनेस की बढ़िया स्किल है, अच्छे से समझते हैं, लेकिन पैसे का कहीं ना कहीं रुके हुए हैं।
और बहुत से पैसे वाले भी हैं, उनको बिजनेस करने की स्किल ही नहीं है, बस पैसा है उस चीज की खा रहे हैं। एनीवे दैट इज नॉट आवर मैटर। तो इसलिए बोर्ड और एक ऑनरशिप दोनों अलग अलग धीरे धीरे होने लगे। कंपनी के मालिक तो हम ही हैं, लेकिन हमने आगे बोर्ड में 4 लोगों को बिठा दिया जो कि कंपनी को अच्छे चलाने का बहुत बढ़िया एक्यूमेंट रखते हैं, बहुत बढ़िया बुद्धि रखते हैं। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आना शुरू हो गया कि ऑनर, अब ऑनर कोई और है और चलाने वाला कोई और है। तो ऑनर के तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट होंगे, अपने निजी स्वार्थ में हित होंगे, लेकिन बोर्ड के अपने क्या स्वार्थ हैं? ठीक है ना? या बोर्ड की अपनी क्या पर्सनल इमोशंस क्या है कंपनी के प्रति? जिसने फ्लोट की है, कंपनी बनाई है, होता उसका तो कोई अपनी इमोशंस भी हो, लेकिन बोर्ड तो अपना बोर्ड है ना। बोर्ड के जो मेंबर हैं वो भी एक नहीं है, 4 5 6 7 हैं। To safeguard the interest of shareholder investors, disclosure of financial statements and other accounting information was modeled by law। और इस चीज को धीरे धीरे इसमें कानून भी, आपका लॉ भी आना शुरू हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ आज कंपनी लॉ के थ्रू और आपके इनकम टैक्स के थ्रू, और जो भी इनकम टैक्स के टाइम टू टाइम सर्कुलर और आपके एनुअल वो आते हैं बजट के साथ, वो सब चीजें इन चीजों को डिक्टेट करती हैं। अब आप अपने हिसाब से बैलेंस शीट नहीं बना सकते अगर आप एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी हो तो। हाँ, अगर छोटा सा कोई पनवाड़ी है तो वो सीधा कागज पे भी लिख लेगा कि इतने रुपए का कट्टा है, इतने रुपए का चूना है, इतने रुपए का पान, इतने रुपए की सिगरेट, और इतने सेल हुआ, इतना मेरे पास पैसा आया। वो अलग चीज होगी, और उसमें फिर पब्लिक के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना? जहाँ पर आपकी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हो गई, या ग्लोबल कंपनी जो होगी, या एमएनसी जो हुई, तो वहां पर बहुत से लोगों के इंटरेस्ट उसके अंदर ज्वाइंट हो गए। तो सबके हितों की रक्षा करने के लिए लॉ को भी धीरे धीरे अंदर आना पड़ा। और इन सब चीजों को लॉ ने धीरे धीरे इन इंक करना शुरू किया। फाइनेंस स्टेटमेंट गिव पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय द व्यू ऑफ P&L अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ पीरियड बाय बैलेंस शीट। ठीक है, ये चीज मैं आपको कई बार ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ का प्रॉफिट वगैरह बताएगा और यहाँ की पोजीशन बताएगा, कंपनी की एक्चुअली कहाँ स्टैंड करती है कंपनी। ऊपर बहुत डिस्कस मैंने इसका किया, अब एक बार थोड़ा पीछे करके देख लें या पिछले वीडियो में देख लें। It got the legal status due to changing relationship between the owners, economic entities and managers। और जब काफी लोग इन्वॉल्व हो गए ना, तो धीरे धीरे इसका लीगल स्टेटस अपने आप चेंज होने लगा। अगर एक बंदा, अगर 2 बंदे इन्वॉल्व हैं, 3 बंदे इन्वॉल्व हैं, इस प्रकार से लीगल स्टेटस भी, सोल प्रोप्राइटरशिप आ गई हमारे पास, पार्टनरशिप आ गई हमारे पास, LLC आ गई हमारे पास, लिमिटेड कंपनी आ गई हमारे पास, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ गई। इन सब चीजों पर इसका स्टेटस भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। विद द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटरप्राइज on one hand, the investor, employee, managers and government on the other hand have also undergone a sea change। सी मतलब सी कितना वास्ट होता है, एक ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा चेंज। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग आते गए, डेमोक्रेसी में सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके से डेमोक्राइजेशन होता चला गया, अलग अलग लोग मिलते चले गए। द रिलेशन बिटवीन द, जो एक इंटरप्राइज था, ठीक है, वो एक हो गया। एक उसके इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, क्योंकि इंटरप्राइज जब मर्जी उठा के निकाल दे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें धीरे धीरे लीगलाइज होने लगी कि आप नहीं निकाल सकते, आपको 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, कोई प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा, 3 मंथ की नोटिस की सैलरी देनी पड़ेगी। ये सब चीजें धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें रेगुलेट होनी पड़ी। अब बैलेंस शीट के अंदर इस प्रकार से नहीं लिख सकते, आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट के अंदर ये जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखानी ही पड़ेगी, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक पीछे कितना रहेगा, कितना किताब है, कैश इन हैंड कितनी है, कैश इन बैंक कितनी है, दोनों अलग अलग हैंड में आपको बताना पड़ेगा, कितने आपके बैंक के अकाउंट है। ये सब चीजें धीरे धीरे इसको ला अपने हिसाब से रेगुलेट करने लगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लो। एंड गवर्नमेंट ऑन द अदर, कोई कंपनी अब कई कई बहुत बहुत बड़ी होगी, तो जो लोकल गवर्नमेंट थी उससे भी बड़ी कंपनी होती चली गई, तो जरूरी था वो एक नकेल उनके नाक में डाली जाए, कसा जाए।
तो इसलिए इन सब चीजों के अंदर बहुत बहुत बड़े परिवर्तन हुए। ये बेसिकली हिस्ट्री है, इसका अकाउंट से को मतलब यार समझने के लिए बस ठीक है। आल्सो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड अदर बिजनेस कॉन्टैक्ट ग्रुप्स वांट टू नो a lot about the business before entering into transaction। ये चीज तो आज भी है कि आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, पहले कंपनी में मीटिंग करेंगे, 10 बातें जानेंगे। पिछली अभी आप इनमें शार्क टैंक में टीवी में देख रहे होंगे, वो लोग कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपी, 2 लाख, 10 लाख रुपीज। और एक आदमी जो कि ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और मान लीजिए कंपनी इंडिया की और बंदा इंडिया का ही नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से अलग अलग इंटरेस्ट धीरे धीरे आते चलेगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी वाइड होती चलेगी, भाई इतने से काम नहीं चलता, अब हमें ज्यादा चाहिए। वांट टू नो a lot about the business before entering into transactions। हमें क्या पता कि हम जहाँ 1 करोड़ रुपया डाल रहे हैं जिस कंपनी के अंदर, उस कंपनी की अभी आप ऑनर्स के जो दिमाग में चल रहा है उसको छोड़ दो, बोर्ड के जो दिमाग में चल रहा है उसको भी छोड़ दो, लेकिन इन पेपर एंड इंक कंपनी की कंडीशन क्या है कुछ तो आइडिया हो पहले। उसका फिर हम आगे मैनेजमेंट से मिल लेंगे, सब बातें कर लेंगे, देख लेंगे। तो मोर एंड मोर सब बैलेंस शीट में जो आपको दिखा दिया वही एसेंशियल नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो कि आपके स्टेटस के हिसाब से फिर आप उसकी डिमांड करते हैं। Want to know a lot about business before entering transaction, thus financial accounting emerge as information system to identify। तो इन सब चीजों को मीट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उत्पन्न हुई, वो इमर्ज हुई। मेजर एंड कम्युनिकेट यूजफुल इन्फॉर्मेशन द इन्फॉर्म जजमेंट, कि भाई ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप कम्युनिकेट कर दो, ये स्टेटमेंट तो आप कर दो, सब कुछ ये चीजें तो डाल दो, ये तो बनी बनाई चीज आपने देनी ही है। इसके सिवाय भी अगर किसी को कुछ छोट चाहिए तो फिर वो अपने स्टेटस के हिसाब से कंपनी से कांटेक्ट करके उस डिटेल को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर कंपनी को लगता है कि ये चीज रिलीवेंट है, पर्टिनेंट है, कि हमें इस बंदे को सप्लाई करनी चाहिए, तो वो डाटा ट्रांसैक्ट हो जाता है। इन द थर्ड फेज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन was generated to aid management decision making in the particular। पहले तो अब क्या था कि सारा डाटा उन्होंने डाल दिया, सारा डाटा कास्ट कर दिया, बात खत्म। लेकिन अब जो डिसीजन ले रहे हैं उनको भी वही डाटा मिल रहा है, और जो बाहर अपने, मैं बैठा हूँ, मैं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को सेम डाटा मिल रहा है। तो कंपनी अपने स्पेशलाइज्ड सीक्रेट डिसीजन कहाँ से लेगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वही कंपनी के पास है। मुझे पता है कंपनी ये कर सकती है इस बेस पे, इतना बिजनेस एक्सपीरियंस तो सबके पास होता है। तो एक सिस्टम हुआ कि भाई अब जो इसको ज्यादा मीनिंगफुल और उसकी ज्यादा आंकड़े निकाल कर, जो कि हम इनको देश के जो इनसाइडर्स हैं इन द थर्ड फेज, के मैनेजमेंट को ऐसा डाटा दिया जाए जो कि इनको अपनी कंपनी के डिसीजन लेने में हेल्प करे। कंपनी के लिए डिसीजन लेने हैं, हमने डिसीजन लेना अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे मान लीजिए टीसीएस के 1,000 शेयर बाई करने हैं, तो मुझे अपने लिए बाई करने हैं। लेकिन अब इन डिसीजन मेकर्स को, इनसाइडर्स को, अरबों की जो कंपनी है, बिलियंस की जो कंपनी है, उसके लिए डिसीजन लेने हैं, तो दोनों में कुछ इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं होगा। एक आदमी को 10th की पढ़ाई करनी है और एक आदमी को एमबीए की स्टडी करनी है, तो दोनों के बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्या? दिस इज द जो अब उनके पहले था एक इन्फॉर्मेशन बन रही है, अब उन्होंने सोचा नहीं, एक हमारा इंटरनल भी होना चाहिए, एक हमारा जो तुम सबको दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन तो है ही, लेकिन उसी के बेसिस पे जो इन्फॉर्म डिसीजंस हैं वो इंटरनल इंसाइट नहीं कर सकते। इट कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, और इसने आखिरकार जो मैनेजमेंट था उसके डिसीजन की क्वालिटी के अंदर एक डायनामिक चेंज लेकर आए, क्योंकि सब कुछ तो फाइनेंस पे चल रहा है ना, सब कुछ तो मनी के लिए, मनी पे ही चल रहा है। द न्यू डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग हुई और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो इस सिस्टम को, वो तो फाइनेंशियल होगी, जो नया हुआ कि भाई मैनेजर्स को कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए, वो फाइनेंस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते ना पहले, नहीं तो वो तो धमाका हो जाता। तो इस ब्रांच को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नाम दे दिया गया, एंड इट डेवलप्ड एंड
इट इज द डेवलपमेंट 20th सेंचुरी ओनली। ये अभी हाल की ही बात है। इट इज ठीक है। ये इसका सब इतना ही है कि आपके जो भी मैनेजमेंट के एरियाज है उन्हीं तक की रहेगी और उन्हीं को ही ये सर्व करेगी। अब मेरे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। मुझे फाइनेंस चाहिए, कंपनी का चाहिए कि फाइनेंस में कंपनी का स्टूडअप है, लेकिन उनको चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, और भी दसियों चीजें हैं जो कि आगे आपको अलग एक सब बुक में मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट में अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई जाएगी। लास्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। accounting the formatting process aims at the accounting for social cost। ये मैंने आपको अभी कॉस्ट बता दिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनी कितना मीट कर रही है। जो वुमेन ग्रीवेंसेस या क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसके लिए भी कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, सब रिपोर्ट में आता है। कितना एक्सपेंस कंपनी डाल रही है, कितना एक्सपेंस कंपनी वीमेन के वेलफेयर के लिए अपना डाल रही है। ये चीजें भी आज की डेट में ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काफी वैल्यू रखती हैं कि कंपनी का सोशल सोचने का व्यू क्या है, सोशल व्यू क्या है। एक जो इंडस्ट्री है आपकी इन्वायरमेंट को कितना पॉल्यूट करती है, तो उसके अगेंस्ट कंपनी को कुछ सोशल कॉस्ट देनी होती है। जैसे कहीं पर गार्डन कुछ हो गया या कहीं पर वुमेन की सेल हो गए कि भाई अगर आपको किसी स्पेशल प्रकार की या किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई आपको हेरेस कर रहा है या कोई मॉलेस्ट वगैरह करता है, तो उसकी एक अलग रिड्रेसल सिस्टम होता है कि आप यहाँ पर कंप्लेन करें तो ये आपके ऑफिशियल्स इस चीज को टेक केयर करेंगे। ये सब कॉस्ट भी आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाते हैं आज की डेट में। पहले ये कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन और बिजनेस हाउसेस, ठीक है ना। इसमें सब चीजें आ गई। सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस एज वेल एज सोशल बेनिफिट क्रिएटेड बाय इट। It emerges from the growing social awareness about the undesirable byproducts मैंने अभी आपको बता दी of economic activities। पॉइजनस पानी आता है, आपका धुआं आता है, और मतलब दसियों तरह की जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अभी तो खैर दूसरे, लेकिन आप इंडस्ट्री के लेवल पे जाके देखेंगे ना, आप एक बार उसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक बार देखिए आप। और भी यहाँ आप अपने ये देखें जो आपके कंप्यूटर, इसमें भी जो इंटेल वगैरह के जो प्रोसेसर हैं उनको किस प्रकार से खत्म किया जाता है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसके प्लास्टिक को कहाँ फेंक दिया, सॉइल के ऊपर फेंक दिया तो सॉइल की 10 साल बाद 20 साल बन खराब हो जाएगी। जैसे पहाड़ों को साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इस चीज की बहुत आ रही है कि अगर कोई माउंटेनियर ऊपर जाते हैं तो जाओ भी वो कचरा फैलाते हैं, उस कचरे को। या अभी आपने देखा सी वगैरह के सी शोर्स को भी, आपके बीचेस वगैरह को क्लीन करने की एक बहुत मुहिम चल रही है कि जो भी जाते हैं वहां पर खाते हैं, वहां पर फेंक के गंद फैला के आ जाते हैं। तो उस चीज को भी क्लीन रखने की एक आवाज उठ रही है। धीरे धीरे सब अवेयरनेस होगी। तो पहले कंपनीज के लिए भी ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को चीज समझ में आने लगी, अरे पैसा तो इतना बना लेते हैं, लेकिन जो पैसे को बनाने का बाई प्रोडक्ट है, जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो इसके थोड़े बहुत खतरे हैं, क्योंकि तो खतरे हर चीज के हैं, बेनिफिट हर चीज के हैं, तो उन खतरों को मिनिमाइज किया जा सकता है। और वो खतरे तो लेने ही होंगे, ठीक है ना। वो खतरे भी लेने होंगे अगर ग्रोथ करनी है तो। पहले गाय होती थी, अब खेतों में बैल चलाते थे, बैल के गोबर की भी खाद बनती है। अब ट्रैक्टर चलते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह गलत है, मॉडर्नाइजेशन करना है तो आपको ट्रैक्टर लाने होंगे, लेकिन अब ट्रैक्टर पेट्रोल से चलते हैं, ऊपर पूरा ब्लैक धुआं डालते हैं। कोई मीट का अब किसान तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है उसको तो कुछ कंपनी, क्योंकि उसको पता उसके प्रोडक्ट से ये चीज आ रही है, और वो अरबों रुपए उसके पास है, इतनी उसकी कैपिटल है, मार्केट कैपिटल इतनी है उसकी। तो उसको उस मनी में से कुछ पैसा सोशल वेलफेयर में भी डालना चाहिए ताकि इसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके। अब किसान तो अपना खेत जोतेगा, फसल काटेगा, जाके मार्केट में बेच देगा, कुछ पैसे कमाएगा, तो उसकी अपने गुजारे के लिए भी कम है, तो वो कहाँ से उसको नलीफाई कर देगा, ठीक है। देन दिस लाइज ऑन, क्योंकि बटर कौन खा रहा है, बटर तो आपके इंडस्ट्री वाले खा रहे हैं।
टायर बनते हैं, दूसरी चीजें बनती हैं, सबका पॉल्यूशन नहीं होता? कभी आप ना इंडस्ट्री लेवल पे जाकर देखें, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जाके देखें, जहां पर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, एक्सिस्टेंस में आ रही है। शॉप वगैरह की बात तो अलग होगी, लेकिन शॉप में कुछ ना कुछ कूड़ा तो फैलाती है। हम अपने घर में सब कुछ क्लीन करते हैं, तो सोसाइटी को क्लीन करने की जिम्मेदारी भी किसी के सर पे जानी चाहिए। तो ये कॉस्ट इज सोसाइटी को क्लीन करने की, जो आपने सोसाइटी में गंद डाल रहे हैं उसको क्लीन करने की, ठीक है ना? टू कॉम्पनसेट फॉर दिस सोशल कॉस्ट इन टूडेज वर्ल्ड एन एंटरप्राइज एक्सपेक्ट टू जनरेट सम सोशल बेनिफिट लाइक एम्प्लॉयमेंट। ये तो होगा ही ना, ये तो उसको अपने लिए करनी है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज, सम चॉइस ऑफ कस्टमर एट रीजनेबल प्राइजेस, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये सब तो कंपनी के, ये नहीं अगर कंपनी करेगी तो कंपनी फेल हो जाएगी। अगर कंपनी आपको बेटर क्वालिटी नहीं देती, जस्ट टू से मान लीजिए मार्केट के अंदर कोई पैकेज्ड वाटर है, जब भी आप उसकी बोतल खरीदते हैं उसमें आपको कीड़े मिलते हैं या आपको उसमें तैरता मिलता है, तो ये सोशल मीटिंग नहीं हुई, ये तो कंपनी की एक्सिस्टेंस के लिए जरूरी है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस, ये तो कंपनी की एक्सिस्टेंस ही नहीं रहेगी। एक बंदा आपको एक लैपटॉप 30 हजार में से कंपनी अच्छे से बना के बढ़िया सा करती है, एक दूसरी कंपनी आपको 60 हजार पे करती है और उसकी क्वालिटी आपको आफ्टर सर्विस कुछ नहीं देती, तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना। ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ये कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। अब कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जैसे कोई बाग बगीचा लगा दिया, या कोई गांव वगैरह के अंदर कोई आपका कम्युनिटी हाउस ओपन कर दिया है, और भी दसियों तरह के तरीके वो होते हैं। जैसे वीमेन को 4 या 5 दिन की ऑफिशियल छुट्टी दे दी कि आप जाओ और आपका पैसा उसमें नहीं कटेगा, क्योंकि आपको बहुत सी ड्यूटी तो बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। इस प्रकार से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो एसेंशियल है, इनके लिए कंपनी खत्म। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग एल्स, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो। यहाँ पर अगर वो रीजनेबल रेट पर आपको दे रहा है या बेटर क्वालिटी दे रहा है, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सोशल वेलफेयर। दूसरा बंदा आ जाएगा, दूसरी कंपनी आ जाएगी। अभी हम मार्केट में मोबाइल भी रिचार्ज करवाते हैं अपना 100 रुपए का, अगर दूसरी कंपनी 500 रुपए आपको रिचार्ज दे रही है 30 दिन के लिए, और एक कंपनी आपको 50 रुपए का रिचार्ज दे रही है, तो कौन सी कंपनी मार्केट से अपने आप खत्म हो जाएगी? ये चीज आप देखें। अभी 500 रुपए वाली कंपनी, ये तो नहीं आपको बहुत बड़ा कोई आईसी, अभी आके 4th जनरेशन का इंटरनेट आ रहा है, तो ये नहीं कि आपको 5G 6G 7 वो भी वही देगी। तो रीजनेबल रेट इज फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ कंपनी, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बिना तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मैं कंपनी खोलता हूँ 500 हजार करोड़ रुपए की और किसी को एम्प्लॉय नहीं करता, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तो मैं कितने में एग्जिस्ट कर लूंगा? दीज आर नॉट सोशल वेलफेयर। ये कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा अच्छे से समझ ले। एक टीचर का यही काम है कि अगर कहीं पर कुछ प्रॉपर नहीं है तो आपको वो उस चीज को हाईलाइट कर सके, आपको बता सके, ठीक है ना? तो ये चीज आप डिफरेंस समझ लें। Therefore, it demanded that the accounting system should produce a report measuring the social cost incurred and social बेनिफिट जनरेटेड। इसमें ऐसा हो सकता है, इसको भी हम सोशल एक्टिविटी मान सकते हैं, कि एक कंपनी बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का सेल करती है दिल्ली में, ठीक है? और जो आपके ये मतलब मेट्रोपॉलिटन हैं और जो आपके गांव वगैरह हैं या अभी इतने डेवलप नहीं हुए एरिया, वहां पर वही बिस्किट का पैकेट कंपनी 50% डिस्काउंट 5 रुपए पर सेल करती है। आप इसको कह सकते हैं सोशल सर्विस है, ये सही बात है कि जो पुअर एरिया है इंडिया के या रूरल एरियाज या इतने डेवलप नहीं हुए, अब दिल्ली के अंदर 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट तो अब चलते चलते बाई कर लोगे या किसी को हाथ में पकड़ा दोगे, चल मैंने लिया था बट मेरे को ठीक टेस्ट नहीं है कुछ भी, तो भाई तू खा लियो। कोई आपको गरीब बच्चा दिखता है बैठा हुआ कुछ भी, है ना? तो ये सोशल एक्टिविटी है। इसी प्रकार से अगर कंपनी 10 रुपए का प्रोडक्ट बना के आपको सेल करे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन के अंदर, और 10 रुपए का प्रोडक्ट कहीं दूर ऐसी जगह पे रिमोट एरिया में सेल कर रही है जहां पर कि काफी डिफरेंस है दिल्ली का और उस एरिया का, वहां काफी पुअर लोग हैं, तो इसको क्या वेलफेयर कहेंगे? रीजनेबल प्राइस तो है ना, लेकिन अगर कंपनी वहां पर वही पैकेट 2 रुपए का सेल कर देती है, तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोलेंगे। यहाँ से कमाया वहां एडजस्ट कर दिया, दैट्स ओके। और ये भी नहीं कंपनी में प्रॉफिट ना बनाए, प्रॉफिट तो बन ही रहा है ना।
ये नहीं मैं कह रहा कि टोटल प्रॉफिट अपना लुटा दे। सोशल साइंस स्टडी man as a member of society, they concern about social process and the results and consequences of social relationship. The usefulness of accounting to social as a whole is the fundamental criterion to treat it as a social science. Although individuals may benefit from the availability of accounting information, the accounting system generates information for social good. It serves social purposes. It contributes to the social progress. Yes, this is contribute to the social process. जैसा देखो बहुत से कुछ कॉर्पोरेट होते हैं स्कूल भी ओपन कर देते हैं, साथ साथ स्कूल भी उनके चलते हैं, ठीक है ना, या हॉस्टल भी उनके चलते हैं। ये चीज तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मानेंगे, ये कंपनी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना दे रही है कुछ। लेकिन एक कंपनी आपको 10 रुपए का प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पर सेल कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस कैन बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जरूरी है कंपनी की अपनी एक्सिस्टेंस के लिए। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे खत्म होता है। ये आपको डिफरेंस ये अच्छे नोट कर लें। नंबर 1.4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भैया मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी आपका पूरा 1 घंटे का ये क्लास होगा। तो आप बने रहें, देखते रहें, सीखते रहें, पीछे करके रिवर्स करके पॉज करके बात को समझते रहें, जहां आपको बात स्टिल, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल मैंने बच्चे के हिसाब से समझाया है। इस रास्ते नहीं कि आप 10 11वीं 12वीं में अकाउंट सीख कर आए, फिर भी स्टिल आपको समझ में नहीं आता और आपका ड्रीम में आप सीए ही बने, तो अपने कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि ट्रीटमेंट वहीं पर दिया जाएगा जहाँ पर दिक्कत आ रही है, और मुझे पता है कि मेरे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, अदरवाइज मुझे नहीं पता, और मैं आई कैन नॉट ट्रीट दैट वे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, देख कर सीखते रहें, सीख कर अपने ड्रीम पूरे करते रहें। थैंक यू वेरी मच।